मॉर्निंग प्यारे बच्चों, ई लर्निंग में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं का हिस्ट्री का पहला चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति अर्थात फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। फ्रांसीसी क्रांति का विश्व को बहुत ही महत्वपूर्ण देन रही है। उस दृष्टिकोण से यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10वीं कक्षा में भी इसी फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव के बारे में अधिक जानकारी आप लोग हासिल करोगे। फ्रांसीसी क्रांति चैप्टर में हम लोग मुख्यतः इसके जो मेन एस्पेक्ट्स है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। इस चैप्टर में जिन बिंदुओं को हम लोग विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाले हैं उसमें पहला जो बिंदु है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, यानी कि 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। साथ ही फ्रांस में लोगों ने जीने के लिए कौन कौन से संघर्ष किए, यानी कि उनके सामने कौन कौन सी कठिनाइयाँ आई, यही एक कारण था आगे चलकर जो फ्रांसीसी क्रांति होती है। तीसरे बिंदु में हम लोग देखेंगे कि 18वीं शताब्दी में फ्रांस में नए मध्य वर्ग का उदय हुआ और उन्होंने सम्राटों व अन्य समुदायों के विशेष अधिकारों के अंत के लिए कैसे संघर्ष किया। इसके बाद में हम लोग चौथे बिंदु में देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, वो कौन से ऐसे कारण थे जिसके कारण फ्रांस में क्रांति हुई। उसके बाद में फ्रांस के क्रांति के बाद में वहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र की कैसे स्थापना हुई, इसको हम लोग विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद में हम लोग देखेंगे फ्रांस में कैसे आतंक का राज चला। उसके बाद में डायरेक्टरी शासित फ्रांस क्या था, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। इस फ्रांसीसी क्रांति में क्या महिलाओं का भी कोई योगदान रहा है, क्या उन्होंने भी कोई क्रांति की, क्या उन्होंने भी कोई आंदोलन या संघर्ष किए, उनकी क्या मांगे थी, इसको भी हम लोग विस्तृत रूप से देखेंगे। उसके बाद हम लोग फ्रांस में दास प्रथा का किस प्रकार से उन्मूलन किया गया, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। क्रांति के बाद रोजाना जिंदगी में वहाँ कौन कौन से परिवर्तन आए और क्रांति का विश्व पर क्या प्रभाव पड़े, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी देखेंगे। और ये 11 पॉइंट में ही हम लोग देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण, यानी कि फ्रांस में क्रांति होने के लिए कौन कौन से कारण थे, द कॉजेस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इन मेन एस्पेक्ट के एक एक बिंदुओं को देखते हुए हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उसकी पार्श्वभूमि देखते हैं। मैं आपको ले चलता हूँ थोड़ा फ्लैशबैक में कि हम जानते हैं कि 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी क्रांति हुई थी और इस दिन पेरिस में किस प्रकार की स्थितियाँ थी, इसके बारे में जानकारी देखेंगे। तो 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस में एक प्रकार से आतंक का माहौल था, डर भय का वातावरण था, संघर्ष का तनाव का वातावरण था। इसके पीछे क्या कारण था, तो ऐसा माना जाता है कि सम्राट ने सेना को शहर में, पेरिस शहर में घुसने का आदेश दिया और एक वहाँ पर अफवाह चली कि सम्राट ने सेना को जनता पर गोली चलाने का आदेश दिया है या देने वाला है, इस प्रकार की एक अफवाह चली। इसके कारण 7000 मर्द और औरतों ने टाउन हॉल के सामने वो इकट्ठा हो गए और उन्होंने सेना का गठन किया और हथियारों की खोज में वे बहुत सारे सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश करने लगे ताकि उन्हें कुछ हथियार और धन संपदा मिले। सैकड़ों लोगों के समूह ने बैस्टिल किले को तोड़ डाला और बैस्टिल किलों में बंद कैदियों को छुड़ा लिए। ये वही बैस्टिल किला है जो आतंक का, घृणा का केंद्र था फ्रांसीसी के आम लोगों के मन में, उसे उन्होंने तोड़ डाला और वहाँ पर उन्होंने कैदी छुड़ा दिए। हालांकि वहाँ पर केवल 7 कैदी थे और उस किले को उन्होंने पूरी तरह से ढा दिया और
उसके सारे अवशेष उन्होंने बाजारों में बेच दिए। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस और फ्रांस के देहाती इलाकों में संघर्ष जारी रहा। क्रांति का अंत, फ्रांस के सम्राट को फांसी दी गई। और प्रश्न यहाँ पर यह निर्माण होता है कि 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फ्रांस के क्रांति के पूर्व फ्रांस की राजनीतिक और आर्थिक स्थितियां क्या थी। बच्चों, सन 1774 में बूबो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस के राजगद्दी पर बैठा। यानी कि उबो राजवंश घराना था ये, उसका लुई 16वां इसको फ्रांस के राजा के पद पर बिठाया गया। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोइनेट से हुआ था। जब उन्होंने राजगद्दी पर वो बैठा, तब उन्होंने देखा कि राजकोष पूरी तरह से खाली है। खाली होने के कई सारे कारण थे। राज दरबार के शान शौकत और फिजूल खर्चों के कारण फ्रांस के सामने वित्तीय संकट निर्माण हुआ था। अमेरिका को ब्रिटेन के खिलाफ फ्रांस ने युद्ध में मदद किया था और इसीलिए फ्रांस ने कर्जा लिया था 10 अरब लिब्रे। लिब्रे ये एक फ्रांस का मुद्रा है जो बाद में 1794 के बाद, क्रांति के बाद उसे बंद किया जाता है। तो 10 अरब लिब्रे कर्ज चढ़ चुका था। उसके पूर्व 2 अरब लिब्रे कर्ज था और कर्जदाता 10% से भी अधिक ब्याज मांगने लगे थे। आर्थिक संकट में इस प्रकार की स्थिति थी। प्रशासन के सारे खर्चा पूरा करने के लिए फ्रांसीसी सरकार अर्थात सम्राट करों में वृद्धि चाहता था, लेकिन उसमें वो असफल रहा, विफल रहा, जिसको हम लोग आगे विस्तृत में देखेंगे। तो इस प्रकार से 18वीं शताब्दी में फ्रांस की ये राजनीतिक और आर्थिक स्थिति थी और यही राजनीतिक और आर्थिक स्थिति एक फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख कारण माना जाता है। अब हम देखेंगे फ्रांसीसी समाज का वर्गीकरण। क्रांति के पूर्व फ्रांस में फ्रांसीसी समाज को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया था। उसे एस्टेट कहते हैं। एस्टेट शब्द का शाब्दिक अर्थ है कि फ्रांसीसी समाज को सत्ता व सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें 3 प्रकार के स्टेट थे। समाज का 3 श्रेणी में, भागों में वर्गीकरण किया गया था, जिसमें पहले श्रेणी के समाज को प्रथम एस्टेट कहा जाता है, जिसमें मुख्यतः पादरी वर्ग के लोग होते थे। ये पादरी वर्ग चर्च के मुख्य काम करने वाले लोगों का समूह होता था, जो प्रथम स्टेट में थे। द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग थे। कुलीन वर्ग यानी कि राजघराने के जो लोग थे और साथ ही जो बहुत ही अमीर लोग जो थे, इस कुलीन वर्ग में आते थे। और तीसरी श्रेणी थी, अंतिम श्रेणी, वो थी तृतीय स्टेट। इसमें कई सारे व्यवसायी लोग थे, व्यापारी लोग थे, बहुत सारे ऐसे अदालती कर्मचारी थे, वकील थे, जो लगभग अमीर होते थे। मतलब तीसरे स्टेट में भी ये जो समुदाय थे थोड़े अमीर होते थे। इसके बाद में तीसरे श्रेणी में किसान और कारीगर जो घर में काम करते थे या कारखानों में काम करते थे। और तीसरे श्रेणी में जो अंतिम स्तर पर थे, जो छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर। इस प्रकार से फ्रांसीसी समाज को 3 वर्गों में बांटा गया था। नंबर 1 प्रथम स्टेट, नंबर 2 द्वितीय स्टेट और नंबर 3 तृतीय स्टेट। इसी को हम लोग विस्तृत रूप में देखेंगे कि किसको क्या अधिकार थे। तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, ये फ्रांसीसी क्रांति का पहला मेन एस्पेक्ट है। इसको हम लोग अब विस्तृत रूप से देखेंगे। बच्चों, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटा था, जिसका अभी मैंने उल्लेख किया है। और इसमें केवल जो तीसरे स्टेट के लोग थे, जिसमें व्यापारी लोग थे, वकील लोग थे,
अदालती कर्मचारी लोग थे, छोटे किसान, बड़े किसान लोग थे, भूमिहीन मजदूर थे और नौकर चाकर लोग थे। इन्हें जनसाधारण लोग कहा जाता था। और इसमें खास बात ये थी कि फ्रांस में केवल और केवल कर जो लिया जाता था वो तीसरे स्टेट्स के लोगों द्वारा ही कर लिया जाता था। प्रथम स्टेट व द्वितीय स्टेट को कर अदा नहीं करना पड़ता था, उन्हें कोई भी कर चुकाना नहीं होता था, उन पर किसी भी प्रकार के कर नहीं लगाए जाते थे। केवल और केवल तीसरे स्टेट के लोगों पर ही कर लगाया जाता था और उससे वसूल किया जाता था। वर्गों में विभाजित ये जो फ्रांसीसी समाज एक प्रकार से मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। अब लोग जानते हैं कि भारत में भी सामंती व्यवस्था का थोड़ा बहुत रूप था लेकिन यूरोप में ये बहुत ही व्यापक स्तर पर था, खासतौर पे फ्रांस में। सामंती व्यवस्था मतलब ये बहुत ही अमीर लोग होते थे, ये बहुत ही बड़े भूमि के मालिक होते थे और अपनी भूमियाँ वो भूमिहीन मजदूरों को देते थे और साथ में कई सारे नौकर चाकर अपने पास रखते थे। ऐसी ये सामंती व्यवस्था थी। लगभग पूरे आबादी में 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत ही कम थी। यानी कि 90% किसानों में भी लगभग केवल 30% ही ऐसे किसान थे जिनके पास थोड़ी बहुत भूमि होती थी। 60% जो भूमि थी वो अमीर किसान जो थे उनके पास थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट्स के अमीरों का अधिकार होता था। प्रथम 2 स्टेट्स पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, इन लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे। जन्मना मतलब होता है कि जो लोग प्रथम स्टेट यानी कि पादरी वर्ग में और द्वितीय स्टेट यानी कुलीन वर्ग में जिनका जन्म होता था उन्हें कुछ विशेष अधिकार जन्मतः मिल जाता था। साथ ही इन दोनों स्टेट पर, प्रथम एवं द्वितीय स्टेट पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाया जाता था, उन्हें सारे करों से छूट थी। इतना ही नहीं, इन कुलीनों को कुछ सामंती विशेष अधिकार भी प्राप्त थे, जैसे वह किसानों से कर वसूलते थे। इतना ही नहीं, किसान अपने स्वामी की सेवा करते थे, खेतों में काम करते थे, सैन्य सेवाएं उन्हें देनी पड़ती थी, वह निर्माणाधीन कार्य जैसे सड़क निर्माण में भी इन्हें सहयोग देना पड़ता था और इसके अलावा भी उन्हें कर भी देना पड़ता था। फ्रांस में मुख्यतः 2 प्रकार के कर थे। एक कर जिसे कहा जाता है टाइथ और जिसे दूसरा जो है वो है टाइल। तो टाइथ ये जो कर था, ये चर्च के लोग यानी कि पादरी लोग किसानों से करों का एक हिस्सा वसूल करते थे या किसानों को, चर्च को अपने कृषि उपज का 10वां हिस्सा चर्च को यानी कि पादरी को देना पड़ता था। उस कर को टाइथ कहा जाता है, यानी कि उसी को धार्मिक कर के नाम से जाना जाता है। दूसरा कर देखिए, तीसरे स्टेट्स के लोगों को, सभी लोगों को सरकार को अलग से कर, मतलब एक कर जो है वो चर्च को देना है और दूसरा कर सम्राट को देना है, यानी कि सरकार को देना है, राज्य को देना है। इसे प्रत्यक्ष कर भी कहा जाता है। और इस सरकार को जो किसान अलग रूप से जो कर चुकाते थे उसे टाइल कहते थे। इस प्रकार से किसानों को प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों कर चुकाने पड़ते थे। जैसे अप्रत्यक्ष करों में नमक पर भी कर लगाया जाता था, तंबाकू और रोजाना कई ऐसे उपयोगी वस्तुएं होती थी जिस पर कर लगाया जाता था। इस प्रकार से फ्रांस में केवल और केवल तीसरे स्टेट के लोगों को टाइथ और टाइल दोनों प्रकार के कर चुकाने होते थे। टाइथ ये कर
चर्च यानी पादरियों को देना पड़ता था, और टाइल यह कर सीधा राज्य को देना पड़ता था। और इसके अलावा जो अप्रत्यक्ष कर जैसे नमक, तंबाकू व अन्य उपयोगी वस्तुओं पर जो कर लगाए जाते थे वो देने पड़ते थे। लेकिन प्रथम व द्वितीय स्टेट्स पर कोई भी कर नहीं लगाए गए थे, उन्हें किसी भी प्रकार के कर अदा नहीं करना होता था। इसी समय इस कर के कारण क्या हुआ, फ्रांस में एक नई चुनौती, नई समस्या निर्माण हुई, और यही समस्या फ्रांस के लोगों के जीने के लिए एक संघर्ष बन गया। फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो 1789 में लगभग 2.8 करोड़ हो गई। यानी कि फ्रांस क्रांति के समय फ्रांस की जनसंख्या काफ़ी अधिक बढ़ गई थी, जनसंख्या में काफ़ी अधिक वृद्धि हो गई। अनाज के उत्पादन के तुलना में मांग अधिक हो गई, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई, कृषि उत्पादन वैसे था, इसके कारण उत्पादन कम हुआ, लेकिन उपजों की अनाज की मांग बढ़ गई। परिणाम स्वरूप पाव रोटी की कीमत वहाँ पर तेजी से बढ़ गई। यानी कि फ्रांस में जनसंख्या वृद्धि के कारण, कृषि उत्पाद कम होने के कारण वहाँ पर महंगाई बढ़ गई। साथ ही औद्योगिक मजदूरों की मजदूरी महंगाई की तुलना में नहीं बढ़ी, क्योंकि उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों की जो मजदूरी तय करने का अधिकार कारखाने, उद्योगों के मालिकों को था, और उन्होंने किसी भी प्रकार से महंगाई की तुलना में मजदूरों की जो मजदूरी है उनमें वृद्धि नहीं की थी। परिणाम स्वरूप इस महंगाई की दर से अमीर और गरीब की खाई बढ़ गई। अमीर अमीर होते चले गए और गरीब गरीब होते चले गए। जो बड़े व्यापारी व्यवसायी लोग थे ये जमाखोरी करने लगे महंगाई के कारण, और इसका खामियाजा केवल और केवल जो गरीब किसान, छोटे किसान, मजदूर, महिलाएं, इन्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। महंगाई के साथ साथ यहाँ पर ओले और सूखा यानी कि अकाल भी वहाँ पर पड़ने के कारण रोजी रोटी का संकट बहुत अधिक गहरा हो गया। इस प्रकार से इस प्राचीन राजतंत्र इस शब्द का प्रयोग इस अध्याय में 14 जुलाई 1789 यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व जो भी वहाँ पर राज शासन था, राजतंत्र प्रणाली थी, उसका उल्लेख प्राचीन राजतंत्र के रूप में किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इन दो बिंदुओं को ही हम लोग यहाँ पर समझ गए हैं। अगले इसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से नए मध्यम वर्ग का उदय होता है, और नए मध्य वर्ग के उदय के साथ वो किस प्रकार से सम्राट अशोक जो कर बढ़ाना चाहता था उसका उन्होंने विरोध किया। और इतना ही नहीं, प्रथम एवं द्वितीय स्टेट्स के लोगों को जो विशेष अधिकार जन्मतः प्राप्त थे उन्होंने किस प्रकार से उसका विरोध किया, उसके लिए कैसे संघर्ष किया, और इस संघर्ष में नए जो दार्शनिक लॉक, रूसो, वो मॉन्टेस्क्यू, इनके जो नए विचारों से प्रभावित हुए ये पढ़ा लिखा जो वर्ग था, जिसे 18वीं शताब्दी में नए मध्य वर्ग के रूप में कहा जाता है, पहचाना जाता है, उनकी क्या भूमिका रही, उनका संघर्ष कैसे रहा, उसको हम लोग अगले अध्याय में करेंगे। इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। प्रथम और द्वितीय स्टेट को कौन से विशेषाधिकार प्राप्त थे? फ्रांस में किसान से कौन कौन से कर वसूले जाते थे? टाइल और टाइट से आप क्या समझते हो, उसका अर्थ? और फ्रांस में जो महंगाई बढ़ने के क्या कारण थे और उसके जनता पर क्या प्रभाव पड़े? इन प्रश्नों के उत्तर ऊपर अभी हमने जो भी अध्याय को देखा है उसमें आपको मिल जाएंगे। प्यारे बच्चों, अगर इसमें कोई समस्या है, अगर कोई कॉन्सेप्ट, कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं अथवा फ़ोन पर बात कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलेंगे फ्रांसीसी क्रांति के अगले अध्याय में।
शंतनू, ए शंतनू, ए शंतनू, आवाज येते रे.